Hello friends, myself Upendra Kumar Verma. I am Assistant Professor of Physics at Government Dr. Indrajit Singh College, Akaltara. And today for this video lecture section, I have selected topic Compton effect, that is from class BSc Part 3, Paper 1, and the chapter is relativity. So first of all, let us see what is Compton effect. So when high energetic radiation, उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन किसी हल्के तत्व से टकराता है तो इस फोटॉन का प्रकीर्णन हो जाता है। अब इन प्रकीर्णित फोटॉन में हम ये पाते हैं कि कुछ फोटॉन जिसका तरंग दैर्ध्य आपतित फोटॉन के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है, लेकिन कुछ प्रकीर्णित फोटॉन ऐसे होते हैं जिसका तरंग दैर्ध्य आपतित फोटॉन के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। अब चूंकि E इज इक्वल टू एच म्यू और E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा ये कहता है कि यदि तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो रही है तो ऑब्वियसली उस प्रकीर्णित फोटॉन की ऊर्जा आपतित फोटॉन की ऊर्जा से कम है। ऐसा इसलिए होता है कि जब ये फोटॉन इस तत्व से टकराता है तो इस तत्व से इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त करता है और इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिक्षिप्त करने में या गतिज ऊर्जा प्रदान करने में इसकी ऊर्जा लॉस होती है और जिसके कारण ही इस प्रकीर्णित फोटॉन की ऊर्जा आपतित फोटॉन की ऊर्जा से कम होती है और प्रकीर्णित फोटॉन की तरंग दैर्ध्य इस आपतित फोटॉन की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। अब इसकी गणितीय व्याख्या करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो आपतित फोटॉन है वो एक्स रे है जिसकी आवृत्ति हम मानते हैं म्यू, और यहाँ पे जो तत्व है वो एक कार्बन है, कार्बन तत्व। यदि ये एक्स रे एक्स दिशा के अनुदिश आपतित होती है तथा प्रकीर्णन के पश्चात प्रकीर्णित फोटॉन इस एक्स दिशा से यदि फाई कोण बनाता है और इसकी आवृत्ति चूंकि तरंग दैर्ध्य वृद्धि हो जाती है इसलिए हम ये मान लेते हैं आवृत्ति में कमी होती है और इसकी आवृत्ति हो जाती है म्यू डेस। उसी प्रकार जब ये यहाँ से इस कार्बन तत्व से इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त करता है तो ये इलेक्ट्रॉन भी वेग प्राप्त कर लेता है और इलेक्ट्रॉन की दिशा एक्स दिशा से यदि थीटा है। अब हम यहाँ पर दो प्रकार के संरक्षण सिद्धांत अप्लाई करेंगे। पहला है ऊर्जा संरक्षण, मतलब संघट के पहले कुल ऊर्जा और संघट के बाद कुल ऊर्जा बराबर होंगे। तो संघट के पहले फोटॉन की ऊर्जा एच म्यू और संघट के पहले यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा एम नॉट सी स्क्वायर, जहाँ पे एम नॉट इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है। संघट के पश्चात फोटॉन की ऊर्जा हो जाएगी एम एच म्यू डेस तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाएगी एम सी स्क्वायर, जहाँ पे एम जो है इलेक्ट्रॉन का गतिज द्रव्यमान है। यह हमें मिला इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, अब चूंकि संवेग सदिश राशि है इसलिए ये जो संरक्षण सिद्धांत है हम दो दिशाओं के अनुदिश लगाएंगे, एक्स दिशा और ये वाई दिशा के अनुदिश। तो पहले एक्स दिशा के अनुदिश,
तो जो फोटॉन एक्स दिशा के अनुदिश ट्रेवल कर रहा है उसका संवेग होगा h म्यू अपान c। और चूंकि संघट के पहले इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में है इसलिए इलेक्ट्रॉन का संवेग होगा शून्य। उसी प्रकार संघट के पश्चात फोटॉन प्रकीर्णित फोटॉन का संवेग हो जाएगा h म्यू डैश अपॉन c कॉस फाई एक्स दिशा में, तथा जो प्रतिक्षिप्त हो रहा है इलेक्ट्रॉन उसका संवेग हो जाएगा एम भी और एक्स दिशा के अनुदिश हो जाएगा कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। वाई दिशा के अनुदिश संघट के पहले फोटॉन चूंकि वो एक्स दिशा में ट्रेवल कर रहा है इसीलिए वाई दिशा में घटक उसका हो जाएगा शून्य। इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में रहता है इसलिए उसका संवेग हो जाएगा शून्य इज इक्वल टू जो प्रकीर्णित फोटॉन है उसका संवेग वाई दिशा में h म्यू डैश अपॉन c साइन फाई प्लस जो इलेक्ट्रॉन है इसका संवेग y दिशा में ऋणात्मक होगा तो माइनस एम भी साइन थीटा। ये समीकरण 3। अब हम ये तीनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। हम समीकरण 1 को फिर से लिख सकते हैं एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर, और इस समीकरण का वर्ग करने से हमको ये टर्म मिल जाएगा। अब ये जो समीकरण हमको मिला है और समीकरण 4 जो संवेग संरक्षण नियम से दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पे जो प्राप्त होगा, इन दोनों समीकरणों से यदि हम इसको सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा एम स्क्वेयर सी टू द पावर 4 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट स्क्वेयर सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2h स्क्वेयर म्यू म्यू डैश कॉस फाई माइनस 1 प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वेयर म्यू माइनस म्यू डैश। अपेक्षिता के सिद्धांत से हम जानते हैं कि जो गतिज द्रव्यमान होता है वो विराम द्रव्यमान डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ से एम स्क्वायर का वैल्यू हम समीकरण 6 जो लास्ट समीकरण मिला है उसमें यदि पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड मिलेगा 0 और राइट साइड में ये एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू म्यू डैश इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कॉस फाई, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कॉस फाई। या इसको यदि तरंग दैर्ध्य के पदों में लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा डैश चूँकि म्यू डैश इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा डैश होगा इसलिए लैम्डा डैश अपॉन सी माइनस लैम्डा अपॉन सी इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कॉस फाई। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक सी कैंसिल हो जाएगा इसलिए लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वेयर सी 1 माइनस कॉस फाई
या फिर इन दोनों तरंग दैर्ध्य में अंतर, ये जो है प्रकीर्णित फोटॉन का तरंग दैर्ध्य है लैम्डा डैश, और लैम्डा जो है आपतित फोटॉन का तरंग दैर्ध्य है। तो इन दोनों तरंग दैर्ध्यों में अंतर इज इक्वल टू, ये डिपेंड करता है h/m0 विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, C1 माइनस cos फाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये प्रकीर्णन कोण पर डिपेंड करता है। तो यदि हम इस समीकरण का महत्व जानना चाहें तो फाई बराबर यदि 0 डिग्री रखें, उस स्थिति में ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0। इसका मतलब जो दोनों तरंगदैर्ध्य में अंतर है वो 0 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जब आपतित फोटॉन प्रकीर्णन के पश्चात x दिशा में ही रहता है, दिशा में डेविएशन नहीं होता, उस स्थिति में प्रकीर्णित फोटॉन का तरंगदैर्ध्य और आपतित फोटॉन का तरंगदैर्ध्य बराबर होता है। और यदि फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री लें, इस स्थिति में दोनों तरंगदैर्ध्य में जो अंतर होगा, अब ये 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू h/m0 c। तो इस स्थिति में जो तरंगदैर्ध्य प्रकीर्णित फोटॉन के तरंगदैर्ध्य में जो बदलाव आएगा, जो अंतर आएगा, वो मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे h जो है प्लैंक नियतांक, इसका मान, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान का मान तथा वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनका मान रख के हम तरंगदैर्ध्य में कितना अंतर आता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे उसी प्रकार फाई के अलग अलग मान के लिए तरंगदैर्ध्य में अंतर को ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू।